गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपने चैप्टर दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हमने लास्ट लेक्चर में इंटेक्स्ट क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन का 11.4 एंड 11.5 को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, इन सारे रिएक्शंस को, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन एंड दिस इज H2O एंड H+। तो आज हमें क्या पढ़ना था, आज हमें स्टार्ट करनी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हमें दो चीज पढ़नी है, वन इज बॉइलिंग पॉइंट एंड अनदर वन इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, हमें डिस्कस करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एन अल्काइल और अराइल ग्रुप एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। या तो अल्काइल ग्रुप होगा लाइक दिस CH3CH2 एंड OH, ये हमारी क्या होती है, अल्काइल ग्रुप। या फिर अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप हम किसे बोलते हैं, बेंजीन को, या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड को। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अराइल ग्रुप। तो यही इसमें गिवन है। फिर उसके बाद क्या है, the properties of alcohols and phenols are chiefly due to the hydroxyl group. The nature of alkyl and aryl groups simply modify these properties. अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अब यहां से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स increases with increase in number of carbon atoms। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाते जाएंगे, हमारी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी इन केस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, बिकॉज इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, in alcohol the boiling point decreases with increase of branching। अभी मैं सब एग्जांपल समझाऊंगा, पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये तो बात हुई किसकी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम अपनी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, इंक्रीज हो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब अगर हम इनिशियली CH3CH2OH लें, दैट इज इथेनॉल, फर्दर हम एक CH2 ग्रुप और ऐड कर दें, दैट इज प्रोपेनॉल। एंड एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसे हम ब्यूटेनॉल की बात करते हैं। ये हम अलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलाइलिक एल्कोहल की। तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट, वो पॉइंट क्या थी हमारी, कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये थी हमारी क्या, फर्स्ट लाइन। अगर आप डिस्कस करना चाहें देखिए द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, हम अभी एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, एंड फिनॉल्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमने इसमें क्या किया है, कार्बन एटम्स को इंक्रीज किया। इसमें 2 कार्बन एटम्स थे, इनमें 3 एंड इन दिस केस 4। मतलब इन ईच केस हम एक CH2 ग्रुप क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो हम यहां पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर हम देखें, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनॉल विल बी ग्रेटर देन प्रोपेनॉल एंड इट विल बी ग्रेटर देन इथेनॉल। यही होगा हमारा ऑर्डर फॉर द बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। अगर आप इसकी नंबरिंग सेव करना चाहें तो उससे आप कर ले, इससे आपको ज़्यादा आसानी होती है। तो थर्ड का ज़्यादा होगा सबसे, फिर होगा सेकेंड का, एंड देन होगा फर्स्ट का। ठीक, याद करने का तरीका आप इस तरह से रखेंगे, जब भी आप एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि क्या उसमें कार्बन एटम्स की डिफरेंस है। आपको जो फर्स्ट पॉइंट याद रखनी है वो ये है कि देयर मस्ट बी different number of कार्बन एटम्स। ठीक है, जब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इन दैट केस बॉइलिंग पॉइंट will be directly proportional to number of carbon atoms। ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसे एल्कोहल्स या फिनॉल्स गिवन हो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो, इन दैट केस आप जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर आंसर अपना कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, इजी लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको इजी लैंग्वेज में आपको याद रहेगा। तो ये तब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे जब उनमें क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो, लाइक दिस। इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, एंड इसमें 4 थे। ठीक है, तो ये थी हमारी जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो। तो सेकेंड केस की हम बात करते हैं, व्हेन number of carbon atoms are same। ऐसा भी हो सकता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, मतलब क्या हो, आइसोमर्स की हम बात करते हैं, तो इन ब्रैकेट आप क्या लिख सकते हैं, आइसोमर्स लिख सकते हैं। हम आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे और फंक्शनल ग्रुप भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दैट इज एल्कोहल, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे ही। इसका मतलब हम आइसोमर्स के केस में हम ये क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस केस जिस बेसिस पर हम बॉइलिंग पॉइंट का आंसर करेंगे दैट विल बी ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ही मिनिमम उसकी क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड यू कैन से दैट ड्यू टू डिक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका CH3CH, CH3 एंड CH3। ठीक, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये है C4 1 2 3 4 3 3 9 + 1 10। एल्केन है C4H10। अब इसके आइसोमर्स हम बनाते हैं, तो एक ये हो गया, एक इसको हम क्या कर लें, स्ट्रेट लाइन में सबको ऐड कर लें, ये होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अगेन सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। अच्छा, इसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना भूल गए, तो हम इसमें फर्स्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देते हैं। यहां पर आपका OH है और ये है आपका CH2OH। ठीक, अब इन दोनों की हमें क्या करनी है, कंपेयरिंग करनी है। अब इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लीजिएगा, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम ही होना चाहिए, बस एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, दैट इज C4
H10O। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये ऐसी केसेस हों जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो, तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे तो बॉइलिंग पॉइंट के आंसर कह नहीं सकते, जो हमारा फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था अभी। तो इन दिस क्या होगी, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो आप इसमें सिंस अगर हम इसको पैरेंट चेन मानेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज़्यादा है, तो ये उसकी क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, ये उसकी क्या होगी, ब्रांच बन गया एक। और अगर ये ब्रांचिंग हो गई तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगी क्या होगी, कम होगी। तो इस वाले की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एंड इस वाले की क्या होगी, कम होगी। एक एग्जांपल्स हम अगेन डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल आपको गिवन है CH3 CH2 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 एंड CH2OH। ये हमारा क्या है, पेंटेनॉल। ठीक, अब जो सेकेंड कंपाउंड है दैट इज CH3C CH3 एंड CH2 एंड OH। ठीक, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकेंड, अभी हम नंबरिंग कर देंगे। एंड एक और ले लेता हूं मैं CH3 CH3, दिस इज ऑल्सो अ CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज OH। आप अगेन मैच कराकर देख लें, सबकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम आएगी। सब में क्या है, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 और 3 6 4 10 1 11, तो C5 है, H11 और एक ये 12 और एक ऑक्सीजन। इनमें भी 1 2 3 4 5 एंड 2 4 जा 8 प्लस 3 11 एंड एक 12 एंड ऑक्सीजन एक, एंड इसमें भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा एग्जैक्टली सेम है। तो अगर इन दिस केस हम नंबर ऑफ कार्बन एटम सिंस डिफरेंट है और हमें इनका क्या करना, कंपैरिजन भी करना है बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट का हम कंपैरिजन सेकेंड केस के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नंबरिंग 1 दे देते हैं, इसको 2 एंड इसको 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ब्रांचिंग किसकी है। सिंस ये तो स्ट्रेट चेन है तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, मतलब इसी की सबसे ज्यादा होगी, तो फर्स्ट की बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अब हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड की हम क्या करेंगे, ये होगी हमारी मेन चेन, पेरेंट चेन ये होगी, और ये हमारा क्या है, इसकी ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग में सिर्फ एक ही है एंड इन दिस केस ये होगी हमारी पेरेंट चेन, ये होगी हमारी पेरेंट चेन एंड ये दोनों जो हैं ये दोनों हमारी क्या है, ब्रांचिंग। मतलब इन दिस केस ब्रांचिंग 1 थी एंड इन दिस केस 2 ब्रांचिंग हो गए, मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें ज्यादा है, ब्रांचेस ज्यादा हैं तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। तो जो सेकेंड नंबर पे आएगा दैट विल बी सेकेंड एंड लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी फॉर थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट एंड 2 केसेस हम बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर डिफरेंट हैं तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे उसी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात। एंड जो सेकेंड है दैट इज अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है तो हमारा फर्स्ट जो केस है वो तो फेल हो जाएगा, तो उसके लिए हमने सेकेंड केस बनाया जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस के बेसिस पर हम बॉइलिंग पॉइंट को आंसर करते हैं, और जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द कंपाउंड। ठीक है, बेसिकली हम इसकी यूज कर सकते हैं कि आइसोमर्स के लिए स्पेशली करते हैं, क्योंकि ये जितने भी कंपाउंड्स थे, ये जितने भी कंपाउंड्स है तीनों 1 2 3 ये सब क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो हम क्यों नहीं इन्हें एक नाम देते दैट इज आइसोमेरिज्म, मतलब इन्हें हम आइसोमर्स बोल लें, दैट विल बी अ गुड थिंग। तो ये थी हमारी किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। फर्दर यही चीजें आपको गिवन है, आइए रीड कर लेते हैं। द OH ग्रुप इन एल्कोहल एंड फिनॉल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन बिलो। जो
एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ये चीज आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्लास 11th में, तो मुझे यहां पर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये है हमारा इथेनॉल, ठीक, और ये है मेथॉक्सीमीथेन दैट इज योर ईथर, ठीक, और ये हमारा कोई एक हाइड्रोकार्बन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक पिछले टॉपिक छूट गया था, हम इसको रीड कर लेते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। मतलब एल्कोहल्स हों या फिर फिनॉल्स हों, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है नॉर्मल कंपाउंड से, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। मतलब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स, आप कोई भी एल्कोहल ले लें, एक हाइड्रोकार्बन ले लें, कंपैरेटिवली मोलर मास होना चाहिए। अभी आगे ये भी चीज़ गिवन है, ठीक है। एल्कोहल्स हो गए, फिनॉल्स हो गए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, ठीक है। मतलब जो एल्कोहल्स हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल्स जो हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से भी ज़्यादा होती है, ईथर से भी ज़्यादा होती है, हेलो एल्केन से भी ज़्यादा होती है दैट इज RX, एंड हेलो एरिन से भी ज़्यादा होती है दैट इज ARX। मतलब ये जितने भी चार कैटेगरीज हैं इनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की बॉइलिंग पॉइंट। यही चीज इसमें क्या है, गिवन है, बट कंडीशन ये है कि उनकी जो मोलर मास है दैट विल शुड बी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। मतलब 1-2 ग्राम पर मोल का ही डिफरेंस होना चाहिए मोलर मास का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट है, सेकेंड है एंड थर्ड है, अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा। तो लेट्स से इसकी मोलर मास आ गई 32 ग्राम पर मोल, एंड दिस इज 34 एंड दिस इज 33। तो इनकी मोलर मास है सिंस अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसमें हम ये वाले रूल यूज करेंगे, अदरवाइज हम इस रूल का यूज नहीं करेंगे। जब हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करना हो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या उनकी मोलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम है। जरूरी नहीं है कि 100% सेम हो, बट अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, दिस इज कंडीशन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इथेनॉल, ठीक, ये हमारा इथेनॉल दैट इज अ एल्कोहल, CH3 CH2 एंड OH। हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है दैट इज ईथर, एंड थर्ड इज प्रोपेन दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, CH3 CH2 एंड CH3। आप इसकी मोलर मास निकालें तो कार्बन का 12 होता है, तो इसमें कितने हैं, 2 है तो इसका 24 हो जाएंगे, प्लस 6 हाइड्रोजन है तो प्लस ऑक्सीजन के 16, तो ये कितने हो जाएंगे, 30, 46 हो जाएंगे। सिमिलरली जब हम इसकी मोलर मास निकालेंगे तो ये अगेन क्या होगा, 24 प्लस 6 प्लस 16 अगेन इट इक्वल टू 46। एंड इन दिस केस अगर हम बात करें तो 12 3 या 36 प्लस ये 3 3 6 2 8, ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। हमने इसका मोलर मास है बेसिकली, मैं इसलिए इसको लिख रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया हो कि हम जिनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं उनका जो मोलर मास है अप्रोक्सीमेटली, इन दोनों को तो एग्जैक्टली सेम है 46 एंड 46। जो ये है प्रोपेन, इसकी थोड़ी लेस है बट अप्रोक्सीमेटली सेम है, सिर्फ 2 ग्राम पर मोल का डिफरेंस है, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी डिस्कस करने की वो हम डिस्कस करते हैं कि हमें इनका बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि इनकी मोलर मासेस सेम है, एंड यहाँ पर गिवन है कि इसकी 46 है,
ये भी 46 है एंड ये भी 44 है। ठीक, अब जैसा कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ा था इसके बैक पेज पर कि इथेनॉल मतलब जितने भी एल्कोहल्स हों या फिनॉल्स हों उनकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohols will be greater as compared to हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्केन्स हो गए, एल्कीन्स हो गए एंड एल्काइंस हो गए, जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलोएल्केन्स दैट इज RX, हेलोएरिन्स दैट इज ARX। ठीक है, जो एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल है वो हमेशा ज्यादा होगा इन चारों से। बस कंडीशन ये है दे शुड हैव approximately सेम या इक्वल मोलर मास। कंडीशन यही है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहां पर इथेनॉल ले लें, ठीक है, और आप इसका कंपैरिजन कर देते हैं हेक्सेन से, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। हम इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। जो मोलर मास है वो दोनों की अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, सिंस इनका क्या मोलर मास सेम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल तो सबसे ज्यादा होगा ही। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी गिवन है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू उनको भी हम देख लेते हैं। ये 351 केल्विन है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, इसकी 248 है एंड इसकी 231 है। तो एल्कोहल्स का सबसे ज्यादा है एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी भी एल्कोहल्स का सबसे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पे हमारा 248 दैट इज ईथर, ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारा क्या प्रोपेन विच इज योर हाइड्रोकार्बन, ठीक। फर्दर क्या, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लैकिंग इन ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक, और ये हाइड्रोजन जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, समटाइम क्लोरीन भी, उससे ये ऐड होना चाहिए। यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा एंड ये डेल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, ये पार्शियल चार्ज होगा इन दोनों पर, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। बट इन केस ऑफ ईथर ऑक्सीजन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। एंड कंडीशन ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि हाइड्रोजन भी होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव बट हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें H बॉन्डिंग नहीं होगा। H बॉन्डिंग क्या होगा, एब्सेंट होगा। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें लाइक CH3, CH2 एंड CH3, अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है मतलब क्या, इसमें भी हमारी क्या होगी, H बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसीलिए एल्कोहल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट वो स्लाइटली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स।
तो अगर आपको रीजन पूछा जाए कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर ग्रेटर एज कंपेयर टू ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, तो उसकी एक वन लाइन आंसर है, दैट इज प्रेजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब ये डिस्कशन हुआ हमारा किस पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। फर्दर हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यहां पर है ये पॉइंट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एज सोन, मतलब एल्कोहल्स में भी CH3 CH2OH, ये हमारा क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल ले लें फिनॉल, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड इन केस ऑफ वाटर ऑल्सो, इस पर क्या होगा, डेल नेगेटिव, सॉरी डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव एंड इस पर डेल पॉजिटिव। तो ये डेल नेगेटिव जो है डेल पॉजिटिव से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, और इस डेल नेगेटिव की अट्रैक्शन होगी डेल पॉजिटिव से। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम H बॉन्डिंग ही बोलते हैं। तो सिंस वाटर के साथ ये H बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है मतलब वो क्या होगी, मॉलिक्यूल और ज्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से एल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी जो है इन वाटर वो काफी हाई होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एज सोन, यहां पे मैंने उसको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप, जिसे हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप्स सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल आर मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज, मतलब हम मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अगर साइज बढ़ेगा मतलब क्या, मोलर मास बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं CH3OH, दैट इज मेथनॉल। दूसरा हम ले लेते हैं क्या, एथेनॉल। एंड तीसरा ले लेते हैं हम प्रोपेनॉल। ठीक है, अब इसकी मोलर मास की अगर हम बात करें, वैसे तो आपको साइज ही दिखा है, बट मोलर मास की अगर हम बात करें तो इसकी ज्यादा है इससे एंड इसकी ज्यादा है इससे। सबसे ज्यादा किसकी, प्रोपेनॉल की, एंड उसके बाद है इथेनॉल की, एंड लीस्ट है किसकी, मेथनॉल की। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होगी तो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होगी विल बी ग्रेटर फॉर मेथनॉल देन इथेनॉल एंड विल बी लीस्ट फॉर प्रोपेनॉल। बात समझ में आई। अब ये तो एल्कोहल हो गई, एक एग्जांपल हम फिनॉल के केस में भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फिनॉल। इन दिस केस सिर्फ हमारा फिनॉल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑर्थोक्रिसॉल की, OH एंड CH3। आपको याद है ना ऑर्थोक्रिसॉल, अगर यही CH3 ग्रुप OH की मेटा पोजीशन पर हो तो मेटाक्रिसॉल, और अगर पैरा पोजीशन पर हो तो पैराक्रिसॉल। ठीक है, एंड जो थर्ड हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना ग्रुप, लेट्स से दैट इज here is CH3 and here also CH3। ठीक, तो अगर हम अब हमें कंपैरिजन जो करना है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ
solubility in water। हमें solubility in water की बात करनी है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, दैट इज मोलर मास बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे छोटा जो है साइज इस फिनॉल का है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, इसी की होगी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कंपाउंड, या फिर आप इसे मोलर मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। तो हम इसकी कंपेयर जब करेंगे तो जो हमारा ऑर्डर होगा तो सबसे ज्यादा किस में सॉल्युबिलिटी होगी, दैट विल बी इन फिनॉल, फिर होगी ऑर्थोक्रिसॉल में, एंड लीस्ट होगी इस वाले कंपाउंड में। इस वाले कंपाउंड की हम नेमिंग करें तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या होगा, 3,5 डाइमिथाइल फिनॉल, यही तो होगा। तो सबसे ज्यादा होगा फिनॉल के केस में, फिर उससे कम होगा ऑर्थोक्रिसॉल के केस में, एंड लीस्ट होगा इन दिस केस 3,5 डाइमिथाइल फिनॉल में। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो हम नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये थी हमारी सॉल्युबिलिटी एंड ये थी हमारी सॉल्युबिलिटी का पूरा थ्योरी। फर्दर आगे बढ़ते हैं, एंड जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल मिलेगा जो कि सिर्फ इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर है। तो आइए हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमें बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करनी है। फर्स्ट जो है दैट इज पेंटेन वनॉल, बेसिकली हम इसे पेंटेनॉल बोलेंगे। तो मैं इनको फर्स्ट है हमारा पेंटेनॉल एंड आई थिंक सेकेंड है हमारा ब्यूटेनॉल। अभी हम देख लेंगे प्रीवियस पेज पर। या सेकेंड है हमारा ब्यूटेन 1 ऑल, थर्ड है हमारा ब्यूटेन 2 ऑल, सेकेंड है हमारा क्या, ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो जाएगा हमारा। फर्दर जो है दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल के बाद है प्रोपेनॉल, फिर है मिथेनॉल। ठीक, एक ही बार में हम याद कर लेते हैं, इनको हम ड्रॉ करेंगे, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड मेथेनॉल। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इथेनॉल, आई थिंक ये प्रोपेनॉल हो गया, चलिए कोई बात नहीं, प्रोपेनॉल हो गया, हम इथेनॉल बना लेते हैं। इथेनॉल क्या होगा, CH3 CH2OH, एंड नेक्स्ट है हमारा मेथेनॉल। आई थिंक हमने कंपाउंड सारे क्या कहे हैं, सही रखे हैं। अब हमें इनमें कंपैरिजन करना है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, मिक्स क्वेश्चन है बेसिकली। जो दो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं दोनों का ये मिक्स क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके देखें जिनकी नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिनकी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उनकी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी ही होनी है। ठीक, जब सेकेंड केस तो तब आता है जब हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो सेम मिलते हैं, तब हम ब्रांचिंग के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट केस तो हमारा यही है कि अगर साइज मिल जाए तो उसके बेसिस पर कंपैरिजन कर लें। ठीक, बिफोर दैट हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज आवर सिक्स्थ। ठीक, तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, पेंटेनॉल की। दिस इज 1 2 3 4 5, पेंटेन 1 ऑल बोल लीजिए, पेंटेनॉल बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक,
तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो फर्स्ट की होगी क्योंकि इसकी साइज तो सबसे बड़ी है। ठीक, अब हम सेकेंड की बात करें तो इसमें भी 1 2 3 4 4 कार्बन है। एंड अगर थर्ड की बात करें तो 1 2 3 4 इसमें भी 4 कार्बन है। बट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये चारों कार्बन ही स्ट्रेट लाइन में है, मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन में है। बट इन दिस केस इसकी ब्रांचिंग हो गई है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या आ गया, सेकेंड नंबर पे आ गया। अगर ब्रांचिंग हुई है तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमने प्रीवियसली क्या किया, डिस्कस भी किया है। देखिए कहाँ गया, इधर ही कहीं होगा। जी हाँ, ये रहा। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने आपको लिखवाया भी था। तो ब्रांचिंग हो रही है इसकी, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, मतलब सेकेंड नंबर आएगा हमारा, सेकेंड आया। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में सिंस 4 कार्बन है और इन तीनों में 4 कार्बन तो है नहीं, मतलब अब तो थर्ड नंबर ही आएगा। ठीक, अब हम देखें तो ये इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है। तो सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनकी आंसर कर देंगे। तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, फिर आएगा फिफ्थ नंबर एंड लास्ट में आएगा हमारा सिक्स्थ नंबर। तो सबसे कम जिसकी अगर बॉइलिंग पॉइंट होगी वो होगी किसकी, मेथनॉल की। और अगर हम यही बात सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, मेथनॉल की, क्योंकि इसकी साइज सबसे कम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो आइए आंसर हम मैच कराते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्या है, प्रोपेनॉल, सेकेंड है हमारा ब्यूटेनॉल और थर्ड है हमारा ब्यूटेन टू ऑल। ठीक, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट की आंसर मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना जी। ठीक, मेथनॉल है सबसे कम, दैट इज CH3OH, सबसे कम है। फिर इथेनॉल है CH3CH2OH। फिर क्या हमारा प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। ठीक, फिर हमारा क्या है ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि इसकी हम ब्रांचिंग कर चुके हैं। फिर ब्यूटेन वन ऑल एंड लीस्ट सबसे ज्यादा किसकी है, पेंटेनॉल की। तो जो हमारी कंपैरिजन है दैट इज 110% करेक्ट। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन में समझ में आई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखें। आपको ये क्वेश्चन याद नहीं करना है, इसकी जो थ्योरी है सिर्फ दो ही केसेस हैं। एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गलती से भी सेम निकल गए तो आप ब्रांचिंग अपना सेकेंड ऑप्शन चूज कर लें एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड केस यू विल गेट द आंसर। ठीक, अब हम बी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बी में क्या है, बी में हमारा पेंटेनॉल है अगेन, फर्दर हमारा एन-ब्यूटेन एंड फिर हमारा पेंटेनल। पेंटेनल क्या है हमारा, एल्डिहाइड है, इस बात को ध्यान दे, इसको पेंटेन ना लिख लेना, ये दिस इज पेंटेनल दैट इज एल्डिहाइड। और जो हमारा फोर्थ नंबर है दैट इज इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल ईथर है, दिस इज आवर इथॉक्सी इथेन। कहाँ गया, ये रहा पेंटेनल। पेंटेनल का मतलब हमारा क्या है, एल्डिहाइड, COH। ठीक, फिर हमारा एन-ब्यूटेन 1 2 3 4, ये हो गया हमारा एन-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल एन-ब्यूटेन मतलब होता है सभी स्ट्रेट लाइन में है, नॉर्मल। और फिर हमारा पेंटेनॉल, ये 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है।
तो हमने थ्योरी में साफ साफ पढ़ा है कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, एल्कोहल की, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, पेंटेनॉल की। ठीक है, ये देखते हैं, यहीं कहीं लिख ले क्या, ये इसको ऊपर भेजे, ऊपर तो जा ही सकता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हमारा पेंटेनॉल का। ठीक, अब किसका ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, फिर होगा हमारा क्या, पेंटेनल का, दैट इज एल्डिहाइड। पेंटेनल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर होगा हमारा ईथर का, और लीस्ट होगा किसका, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन मतलब यहां पर कौन सा है, ब्यूटेन है। ये थोड़ा आप ध्यान दें कि ये है हमारा क्या ऑर्डर, ये ऊपर वाला, और जो ये ईथर लिखा हूं, ईथर का मतलब है मेरा ये इथॉक्सी, इथॉक्सी इथाइल का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे इरेज करते हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या है, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। मैच भी हम करा लेते हैं। किसका, पेंटेनॉल का सबसे ज्यादा है, फिर पेंटेनॉल का दैट इज एल्डिहाइड, फिर है इथॉक्सी इथेन दैट इज ईथर, जैसा कि हमने कंपेयर किया था, एंड लीस्ट है किसका, एन ब्यूटेन का, जो एक क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, दैट इज एग्जाम्पल 11.3, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, नो डाउट। ये हो गया डिस्कशन। फर्दर हम क्या करें, आगे बढ़े, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमें पढ़ने को, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। अब अगेन हम किस पर आ गए, केमिकल रिएक्शंस में, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, रिएक्शंस को हमें पढ़ने हैं। Alcohols are versatile compounds. They react both as nucleophile and electrophile. The bond between OH is broken when alcohol reacts as a nucleophile. जब भी एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आप मान लें, जैसे कि आपको CH3Cl गिवन है, ठीक, आपने ROH जो है इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल डाल रखा है, दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन पर। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सिंस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और इसके पास डेल निगेटिव है, इसके पास डेल पॉजिटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक तो ये खींच रहा अपनी ओर, तो ये एक तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब यूं समझ ले कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास क्या है, कमी है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये स्टेबल तो है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, ठीक। और ये है एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, उनको ये खींचे जा रहा है। तो CH3 और ऑक्सीजन में बात होती है, ऑक्सीजन बोलता है कि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दे। जैसे ही अपना लोन पेयर डोनेट करता है, अब ये भी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिच होने लगता है, और Cl को यहाँ पे मार के भगा देता है, मतलब लिविंग ग्रुप की तरह। यहाँ पे Cl क्या होता है, निकल जाता है, -Cl। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है दैट इज CH3। अब ये हमारा O ने डोनेट किया, ये हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारा R, और इसके पास ऑक्सीजन सिंस डोनर एटम है, तो इसके पास क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। आप फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अब सिंस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो जब हम किसी भी ROH+ पर हम जब भी लगाते थे, तो वहां से हम क्या करते थे, H2O को निकाल देते थे। बट इन दिस केस H2O तो है नहीं कि जो निकल जाए, तो इन दिस केस क्या होता है, अब ये जो है ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन के जो यहाँ पेयर्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के, इन दोनों को ही अपनी ओर खींच लेता है, और हाइड्रोजन को -H+ कर देता है। मतलब जो हाइड्रोजन है वो
उसके जो इलेक्ट्रॉन उनका खुद का हाइड्रोजन का जो होता है उसको भी अपनी ओर खींच लेता है। तो इसके पास माइनस चार्ज आता है, जहां पर एरो जाता है माइनस आता है, इसके प्लस आता है, तो हाइड्रोजन हमारा निकल गया। और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा मिलता है वो होता है ROCH3 विच इज अ ईथर। मतलब ये हुआ कि आप किसी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर किसी एल्कोहल से कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा दैट विल बी अ ईथर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए कि इस बार हमने क्या लिया, हमने इस बार फिनॉल ले लिया, या फिर बेंजाइल एल्कोहल ले लिया। ये हो गया हमारा CH2OH। इसके पास दो लोन पेयर थे, ठीक। नेक्स्ट जो हमने कंपाउंड ले लिया वो हो गया हमारा CH3 CH Cl एंड CH3, ठीक। हमें इसकी रिएक्शन करानी है, प्रोडक्ट हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल करेगा, खुद की ओर इलेक्ट्रॉन्स को इसके इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको खींचेगा। तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है, ठीक। अब ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये क्लोरीन यहां से निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहां पर बनाता हूं, वो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 CH CH3 और यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही लोन पेयर है तो बॉन्ड जो बनेगा ऑक्सीजन से ही बनेगा। इससे एक हाइड्रोजन ऐड है, एक CH2 ऐड है, एंड इस CH2 से हमारा क्या है, बेंजीन है, जिसे हम फिनाइल लिख लेते हैं, ठीक। ये होगी हमारी, और इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा क्योंकि ये डोनेट किया अपना लोन पेयर। अब फर्दर ये अपना लोन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पर, इन्हें अपनी ओर खींच लेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है इसका वो न्यूट्रल हो जाएगा और -H+ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा दैट विल बी CH3CH CH3O CH2 एंड PH। तो ये हमारा क्या है, अब इन दोनों को ऐड करने वाला क्या है, ऑक्सीजन, और इस तरह कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो आप इसे एक तरह से प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? अगर आई तो हम अपने वापस चलते हैं, ठीक। ये तो थी हमारी फर्स्ट पॉइंट, एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड पॉइंट है द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन, मतलब जो CO बॉन्ड है वो ब्रेक होता है व्हेन दे रिएक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स रिएक्ट्स इन दिस मैनर। जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स हैं एज इलेक्ट्रोफाइल, बेसिकली जब आप RCH2OH इसकी रिएक्शन जब आप HBr से कराते थे, जब आप HBr से कराते हैं तो ये एसिड होता है, तो ये H+ एंड Br- होता है। ये H+ क्या है, इस पे ऊपर अटैक करता है और RCH2OH+ बनता है, ठीक। अब यही जो है बॉन्ड टूट जाता है, और ये बॉन्ड किन के बीच का है, ये बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का। ये एल्कोहलिक ऑक्सीजन जो है और ये कार्बन है, यही बात इसमें कही द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। ये लोन पेयर अपना लेके चला जाएगा और क्या फॉर्म होगा, RCH2+। अब जो Br- है, Br- इस पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा
अ हेलो एल्केन। बात समझ में आई? तो इस जो बॉन्ड टूट रहा है वो किसके बॉन्ड में टूट रहा है? सी और ओ के। और जब हम इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ रहा था, तो इस वाले जो हाइड्रोजन है ये अपने ही जो हाइड्रोजन थे इसके लोन पेयर्स को अपनी ओर खींच ले रहा था और यहाँ से माइनस H प्लस हो जा रहा था। प्रीवियस एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं, फर्दर रेफर करें अगर ना समझ में आया हो तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस में इस पेज की बातें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होना है, मतलब इन दिस केस जो हमारा अल्कोहल होगा, ठीक है, वो किस तरह से काम करेगा? वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि गिवन है ना क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। प्रीवियसली आप देखे पेज पर, तो क्या गिवन है? अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, और जो OH बॉन्ड है वही ब्रेक होता है। द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो RH है, तो OH बॉन्ड टूटता है। इसका वाइस वर्सा आप कर दे, मतलब जब OH बॉन्ड टूटेगा मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, सिंपल, जस्ट उल्टी। तो फर्स्ट जो है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक। तो जो हमारा फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स, alcohols and phenols reacts with active metals such as sodium, potassium and aluminium to yield corresponding alkoxides, phenoxides and hydrogen. तो आइए देखते हैं कब ये क्या प्रोडक्ट देगा। तो जब भी आप किसी भी अल्कोहल के रिएक्शन सोडियम मेटल से कराएं, ठीक है, तो सोडियम मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये इसके 2 मोल आप यूज कर लें, ठीक, और 2 मोल ऑफ सोडियम भी। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराता है RONA प्लस। एक हाइड्रोजन इस वाले मॉलिक्यूल से निकला, एक और वाले मॉलिक्यूल से निकलेगा, दोनों मिलके ऐड हो जाएंगे, दैट विल H2 गैस। जो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो बोलते हैं हम इनको सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। यही बात यहां पर गिवन है, सोडियम एल्कोक्साइड, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, ठीक। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें हम एल्युमिनियम से रिएक्शन कराए हैं। तो एल्युमिनियम का पता है आपको, मान लीजिए जो एल्कोहल है, क्या कौन सा एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, 3 डिग्री, ठीक है। ये वाला कार्बन जो है 3 तरह के कार्बन, 3 कार्बन से ऐड है, तो ये क्या होगा, 3 डिग्री होगा, मतलब टर्सरी एल्कोहल है ये। इसकी रिएक्शन आप 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम से कराएं तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम जो है रिक्वायर करेगा कितना, 3 मोल। आपको पता भी होगा AlCl3, मतलब 1 मोल एल्युमिनियम जो है 3 मोल Cl से रिएक्ट करता है, तो सिमिलर ही रिएक्शन होगी। यहां पर क्या होगा, अगर हम बात करें तो 3 मोल ऑफ की क्या होगी, CH3 एंड OH प्लस एल्युमिनियम। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी, ये गिवन प्रोडक्ट है CH3C, CH3O एंड Al प्लस। अब सिंस इसके 3 मोल हैं तो हर एक में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन प्लस H, मतलब 3 ही निकले, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लिख दें, हाइड्रोजन गैस होती है, H2 होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करें, 3/2 लिखेंगे, तो +3/2 H2।
आप फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और ये 2 मोल बन जाएगा और ये 3 मोल हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। बेसिकली वो स्टोइकियोमेट्री का बेसिस का है वो, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। सिमिलरली फिनॉल के केस में, जैसे एल्कोहल के केस में सोडियम रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, वैसे ही फिनॉल के केस में होगा। फर्क बस इतना है कि वो सोडियम एल्कोक्साइड बना रहा था क्योंकि वो क्या था, एल्कोहल, ठीक है, और ये फिनॉक्साइड बनेगा क्यों, ये फिनॉक्साइड मतलब फिनॉल है, इसलिए ये फिनॉक्साइड बना रहा है। ठीक, फर्दर क्या है, इन एडिशन टू दिस फिनोल्स रिएक्ट्स विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ठीक है, बात करते हैं कि ये जो फिनॉल है इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस वाटर। तो आपको एक बात बताऊं कि फिनॉल के केस में ये जो O के साथ ये हाइड्रोजन जो है इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होता है और ये बेस है। ठीक है, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन होता है तो क्या होता है, इसके हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट कर लेता है और H2O मिलता है हमें। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो था क्या, O माइनस और Na इससे आके ऐड हो जाता है तो O माइनस Na प्लस दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड प्लस इसका OH माइनस और इसका हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। यही प्रोडक्ट हमारा गिवन है। ये इसलिए बनता है क्योंकि ये जो फिनॉल की जो ये हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, और जब भी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं लाइक HCl प्लस NaOH तो क्या होता है, ये क्या एक एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हम करा रहे हैं तो ये NaCl बनाता है दैट इज अ सॉल्ट प्लस OH माइनस हाइड्रोजन को लेकर H2O बनाता है। ये सिमिलर है। ठीक, यहां पर भी हाइड्रोजन क्या एसिडिक है और यहां भी हाइड्रोजन क्या एसिडिक है। तो ये थी बात कि फिनॉल जब रिएक्शन कराता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक, आप सोडियम मेटल से भी करा के यही देखे थे कि जब सोडियम मेटल से भी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड ही बनता है, कोई फर्क नहीं। फर्क बस इतना है कि इन दैट केस जब सोडियम से आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है, एंड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं फिनॉल की रिएक्शन तो आपको H2O मिलता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिए जाए कि फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराएं, आपको 4 ऑप्शन दे दे ABCD। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन हो सोडियम मेटल, दूसरा हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा कोई और हो एंड चौथा भी कोई और एग्जांपल हो सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए ना कि सोडियम के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में H2O। तो आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि फिनॉल की जो क्या होती है हाइड्रोजन वो एसिडिक होती है, मतलब क्या एसिड है और ये बेस है। एसिड बेस की रिएक्शन जब भी होती है हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस ये तो रिलीज नहीं करता और ये नहीं करता तो कौन करता है, सोडियम करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल रहा तो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही, कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपके बन सकते हैं, बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो क्या है कि द एबव रिएक्शन शोज दैट एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो जो हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक होती है, तो एसिडिक इन नेचर। इन फैक्ट एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस।
ये वही चीजें हैं, बस अपनी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। फर्दर क्या है कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। जब नेचर ऑफ OH बॉन्ड बताया था आपको याद हो, नेचर ऑफ CX बॉन्ड बताया था आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर में, RX था, जिसमें मैंने बताया था कि इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, डेल पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर जो हेलोजन थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन के केस में तो पोलराइजेशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है एंड कार्बन की भी 2.5 होती है, तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो 0 होता है। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन इसकी जो पोलराइजेशन होती है वो होती है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम किसको बोलते हैं, फोन को, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन है तो ये भी क्या करेगा, CO बॉन्ड को पोलराइज करेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, द एसिडिटी कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3C2H5 increases electron density on oxygen tending to decrease the polarity OH bond. This decreases the acidic strength. For this reason the acidic strength of alcohols decreases in the following order. बेसिकली अगर मैं इसकी सिंपल सी बात करूं, अगर आपने क्लास 11th में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रखा है तो वो आपके लिए बड़ा ही आसानी सा होगा। बट अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे हम एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हम जिन्हें बताए थे। दो तरह के ग्रुप्स हमने डिस्कस किए थे, एक था हमारा क्या, एक्टिवेटिंग एंड दूसरा था हमारा डीएक्टिवेटिंग। एक था हमारा क्या, एक्टिवेटिंग कौन थे, हमारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग थे, और जो डीएक्टिवेटिंग थे वो क्या थे, मेटा डायरेक्टिंग थे। ठीक, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि और OP और M का क्या मतलब है। तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप थे लाइक CH3, CH2, CH3, O-, OH, ठीक है, और भी आपके ग्रुप्स होते हैं NH2, ठीक है, एंड और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं एटसेट्रा, और भी जो मैंने एग्जांपल्स लिखाए थे एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में बहुत लंबी लिस्ट थी, लाइक NO2, CN, CF3, ठीक है, CCl3, NR3+, NF3+, ठीक है, SO3H, ये जितने भी थे हमारे क्या थे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे। तो अब बात आती है कि इसकी इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ पर कैसे होगी। तो आपको बता दूं, हम इन जनरल मान लेते हैं कि ये ROH है। अगर ये R' हम इसको ले लेते हैं, अगर ये जो R' है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा और,
मान लीजिए कि ये CH2 एंड OH और यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है जिसे हमने G से रिप्रेजेंट किया है। अगर ये G बिलोंग करता है एक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरी से, सिंस मैंने ये चीज आपको बता दिया था तो इसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूं। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और ये जो होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करते हैं। ये अगर लगे रहेंगे तो इस एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक, और अगर यही G बिलोंग्स टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर यही एक्टिवेटिंग ना होकर ये डीएक्टिवेटिंग हो, लाइक NO2, CN, NR3+, NF3+, CF3 एटसेट्रा, जो अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुए तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर। ठीक, वो जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये इफेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने को मिलेगा जब वहां पर हम कंपैरिजन क्या करेंगे। ठीक है, ये हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम करेगा ये, तो आपको अगर याद रहा तो कोई बात नहीं, और न भी याद रहा तो वहां पर तो हम इसका फिर से डिस्कशन करेंगे। तो बात आती है कि अगर G जो है आपका कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, लाइक OH, ठीक है, O- या फिर और भी जो है, अगर उस तरह के, या फिर CH3 हुआ, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यही अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, लाइक NO2, NR3+, CF3 एटसेट्रा, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब बात आती है कि कैसे, तो एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको। ठीक, एग्जाम्पल नोट करिएगा। मान लीजिए आपको 3 कंपाउंड्स गिवन है। एक है आपको CH3, CH2OH, ठीक, एक है आपको CH3, CH, और यहां पर जो है मान लीजिए CF3 है और OH है, एंड जो नेक्स्ट है वो हमारा CH3, CH एंड CH3OH है। ठीक, सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है और हमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड होंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, इसकी अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो आता है प्लस आई इफेक्ट लगाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन यहां प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला एक अकेला है ये। ठीक, इन दिस केस ये प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले 2 हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये दोनों ही प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। मतलब प्लस आई इफेक्ट लगा के ये एल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज तो कर ही रहे हैं, बट एक ये है कि थोड़ा कम डिक्रीज कर रहा है और एक ये है कि थोड़ा बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, और ये तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। बात समझ में आई? तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सेकेंड की सबसे ज्यादा, फिर होगी फर्स्ट की, फिर होगी हमारी थर्ड की। बात समझ में आई कि एसिडिक स्ट्रेंथ का वेरिएशन कैसे होगा। ठीक, अगर समझ में आई तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दे। बिफोर दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, एक ऑर्डर।
जिसको आप अगर याद रखेंगे तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर करने में बेसिस में काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर फॉर माइनस आई इफेक्ट। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इनका एक ऑर्डर मैं लिखने जा रहा हूं, आपको उसे याद रखना होगा, उसका मैं तरीका भी बताऊंगा। माइनस आई इफेक्ट, ये जो एसिडिक अगर ये ग्रुप एडेड हो, जैसा मैंने जी लिखा था, अगर जी इक्वल टू ये सब हो तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक, ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से है कि NF3 प्लस NR3 प्लस NH4 प्लस, ठीक है, नॉट NH4, दिस विल बी NR3। क्योंकि ये सब किसी न किसी क्या होंगे, कंपाउंड से एडेड होंगे, तो मैं एक बॉन्ड भी बना देता हूं साथ में, लाइक दिस, NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN SO3H। ठीक है, इसके बाद है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये ऑर्डर इस तरह से जा रहा है, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अब बस इतना ही लिखिए, इसके बाद का जो है आपके काम का उतना यूजफुल नहीं है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, इतना ही मैं लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। तो जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो है, या फिर मॉलिक्यूल्स में अगर ये ऐड हो जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो इंक्रीज करता है वो ये है। उसके बाद NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NO2 CN SO3H, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड कुछ और भी हैं जो अभी हमारे काम के नहीं हैं। इनको याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बड़ा ही आसान है, बशर्ते आप हंसे ना। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़े, न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। ठीक है, न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, कौन, सुफियाना, सुफियाना मतलब SO3H। ठीक है, इसके बाद आप बोल सकते हैं डांस करता है फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। ठीक है, तो आप इस ऑर्डर पे याद रख सकते हैं, न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। ये जो है माइनस आई इफेक्ट का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं उसकी जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, कौन, सुफियाना, डांस करता है, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। समझ में आया? अब ये तो थी बातें अननेसेसरी, मतलब एक ऑर्डर था बेसिकली। अब मैं कुछ एग्जांपल्स में आपको लिखने जा रहा हूं, जो आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा, आई थिंक नोट डाउन नहीं किए होंगे, तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर ले, क्योंकि एक काम का ऑर्डर है। ठीक, तो एग्जाम्पल में अब लिखने जा रहा हूं, यहां पर मान लीजिए कि ये CH3 है, ये CH है, ये OH है, यहां पर मैंने लगा दिया CF3, या फिर हम कोई और ले लेते हैं,
ठीक है, ये 5 कंपाउंड्स मैंने लिख रखे हैं, सभी अल्कोहल्स हैं। इनमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगा रखे हैं। आपको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है, तो कंपेयर करें, मैं भी तब तक अपना आंसर तैयार करता हूं। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया -I इफेक्ट के ऑर्डर का, ठीक है, आप जब भी उस ऑर्डर को लिखे होंगे तो आप उस ऑर्डर में जब देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका होता है। ठीक है, उसके बाद इसका होता है, देन दिस, उसके बाद ये, एंड उसके बाद ये। और भी बहुत सारे ग्रुप्स थे बट उनको मैंने नहीं लिखा, बस मुझे समझाना जो था वो इन्हीं 5 से काम हमारा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट ये लगाता है, और -I इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट लगाने वाला इस एस को सबसे ज्यादा एसिडिक बना देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी। मैं नंबरिंग कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर होगा सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड लीस्ट होगा फिफ्थ। ठीक है, इन 5 के केस में आई होप आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें समझ में आ गई होंगी। फर्दर हम अपने आप पॉइंट पर चलते हैं क्योंकि इसका डिस्कशन कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, अभी जो एग्जाम्पल है उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं। तो इसकी अगर हम बात करें RCH2OH की, फिर इसकी एंड फिर इसकी, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, R का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो +I इफेक्ट लगाता है, और वो जो हो वो जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसमें डिक्रीज करने वाला सिर्फ अकेला ये था, इसमें 2 हो गए, एंड इसमें तो हद ही हो गई, इसमें तो 3 हो गए। मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा किस में होगी, जिसमें जो OH को जो है लेस एसिडिक बना रहा है वो। ठीक है, जो अकेला है यही सबसे कम अपोज कर पाएगा। जब 2 हो जाएंगे तो अपोजिशन में ज्यादा लोग हो जाएंगे, और थर्ड हो जाएंगे तब तो हद ही हो जाएगी। ठीक है, तब तो इसको एकदम घटा ही देंगे सब। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा प्राइमरी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारा प्राइमरी, दिस इज फर्स्ट, फिर होगा हमारा सेकेंडरी, दिस इज सेकेंड, और टर्सरी होगा थर्ड, जो कि बहुत ही कम होगा। देखिए यहाँ पे डबल साइन लगाया हुआ है, इसका यही मतलब होता है कि बहुत कम। अब 3 लोग इसको धक्के दे रहे हैं, अब कितना ये अपोज करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये थी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ। Alcohols are however weaker acids than water. This can be illustrated by the reaction of water with an alkoxide. ठीक है, ये बेस है, ये एसिड है। ठीक, मतलब किसी भी एल्कोक्साइड का रिएक्शन आप H2O से कराएं, जिसे हम सोडियम एल्कोक्साइड नहीं बता रहे थे, वैसे ही यहाँ पर RO- आप सोडियम चाहे तो लगा सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ये एक एल्कोक्साइड है, सिंस सोडियम नहीं है तो हम इसको सोडियम एल्कोक्साइड नहीं बोल रहे हैं, इसको हम सिर्फ एल्कोक्साइड बोल रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम जब वाटर से कराएंगे H2O से, तो ये हाइड्रोजन को क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ROH बन जाएगा प्लस OH माइनस बन जाएगा। और अगर यही Na+ होता तो ये Na+ इस OH माइनस से ऐड हो जाता, और जो प्रोडक्ट हमारा बनता दैट विल बी नॉट OH माइनस, दैट विल बी NaOH। इसीलिए जब भी हम रिएक्शन, आपको प्रीवियस रिएक्शंस याद हो तो कुछ रिएक्शंस हमने ऐसे भी किए हैं जिसमें फिनॉल को हम फर्स्ट क्या कराते थे,
मतलब अगर आपको फिनोक्साइड आयन बना है O-, आप इसको फर्दर एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो H2O से मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दें, आपका फिनॉल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन शोज दैट द वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर, that is a stronger acid than alcohol. Also in the above reaction we note that an alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxide ion, which suggests that alkoxides are stronger base. और सोडियम में स्ट्रॉन्ग इथॉक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनफैक्ट जो सोडियम इथॉक्साइड होगा, सोडियम इथॉक्साइड कौन होगा? C2H5O- Na+। ठीक है, ये अभी हमारे काम का नहीं है। जो सोडियम इथॉक्साइड है ये इतना बेसिक होता है कि इसकी बेसिसिटी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा होता है। इसकी जैसे हम एसिडिक की स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी होता है, जो हम अमाइंस में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसकी अगर बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो सोडियम इथॉक्साइड की बेसिसिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ज्यादा होती है। तो ये थी हमारी एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की। फर्दर टॉपिक है हमारा क्या? एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ मेटल्स सोडियम एंड एल्युमिनियम and sodium hydroxide indicates its sodium acidic nature. The hydroxyl group in the phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon of benzene ring, which acts as an electron withdrawing group, जो EWG. Due to this, the charge distribution in phenol molecule as depicted in the resonance structure causes the oxygen of OH group to be positive. ये बेसिकली यही समझाने की कोशिश करें कि जो फिनॉल है वो एसिडिक इन नेचर होता है और जो ये हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शंस ये करता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं इसकी तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है? बाहर निकलता है, मतलब बनता है। ठीक, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विथ aqueous sodium hydroxide indicates that the phenol are stronger acids than alcohols and water. Let us examine how a compound in which hydroxyl group attached to an aromatic ring is more acidic than one in which hydroxyl group is attached to an alkyl group. इसका मतलब ये है बेसिकली कि कोई भी अल्काइल हाइड्रोक्साइड है आपका, उसकी एसिडिटी की अगर हम बात करें तो वो होती है लोअर एज कंपेयर टू दिस फिनॉल। ठीक है, यही बात कही। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट्स दैट द फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन एल्कोहल्स एंड वाटर्स। ये देखिए एल्कोहल्स एंड दिस इज फिनॉल्स, मतलब जो फिनॉल्स हैं वो मोर एसिडिक होते हैं देन एल्कोहल्स। ये होती है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। जब भी आप फिनॉल एंड एल्कोहल्स की कंपेयर करें तब ये आपके काम आएगा। ठीक, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड carbon of phenol to which OH is attached, electron density decreases on oxygen. This increases the polarity of OH and results in an basically इसका जो रीजन है उसको मैं समराइज करके बता देता हूँ आपको। इसका रीजन कुछ इस तरह से है कि ये जो OH है ये बेंजीन रिंग जो है ये
ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और ROH के केस में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इसीलिए फिनॉल के केस में एसिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। यही चीज़ें यहाँ पर गिवन है, जो रीजन्स है वो आपको गिवन है ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2। sp2 की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता रहता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को एक तो पहले से ही पोलराइज होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इनको और पोलराइज करता रहता है। ठीक है, इंक्रीज इन दिस इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड and results in an increase in ionization of phenols than that of alcohols. Now let us examine the stability of alkoxide and phenoxide ions. In alkoxide ions, the negative charge is localized on oxygen. बेसिकली इनका जो रेजोनेंस नहीं होता, रेजोनेंस होने के लिए या तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए या तो लोन पेयर होना चाहिए, दोनों ही नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में ना कोई लोन पेयर होता है ना पाई बॉन्ड होता है जब कोई एल्केन हो तो, ठीक। बट इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन के केस में इसके पास लोन पेयर है और अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, मतलब इनके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। आइए मैं इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ। ठीक, मान लीजिए आपको फिनॉक्साइड आयन है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको क्या करनी है, बनानी है। तो आइए देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट हमारा फिनॉक्साइड आयन, हम बना लेते हैं इसको। आप फिनॉल भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिनॉक्साइड हम ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एक ही तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, बनाते हैं। ये होगा हमारा फिनॉक्साइड आयन। ठीक, अब जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डबल हेडेड एरो से हम शो करते हैं। ये इस बात को बताता है कि ये दोनों जो हम बनाएंगे और ये जो है एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसके पास सिंस लोन पेयर है, दो लोन पेयर है ना, और एक माइनस चार्ज होने की वजह से एक और बढ़ गया, मतलब 3 लोन पेयर हो गए। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लोन पेयर है एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ये पाई बॉन्ड एक लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। ठीक, बेसिकली ये पाई बॉन्ड जो है टूट जाता है। अब ये डोनर है, जिधर ये हेड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये बनाए, इससे स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। जब भी इस पर आएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हेड इस पर आ रहा है, और टेल पर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हेड हमारा इस कार्बन पे आ रहा है, मतलब इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव निगेटिव को क्या कर देगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएंगे। और जब ये डोनेट टेल इसके पास है तो प्लस होगा, और ये प्लस माइनस मिलकर भी क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर हेड आया तो मतलब लोन पेयर आया, बाकी सब पाई बॉन्ड्स एग्जैक्टली हमारे सेम होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके। जब अगली स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो डबल बॉन्ड ओ हमारा एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक, अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा यहाँ, और ये पाई बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। ठीक, मतलब ये माइनस था, अब इस पर टेल आया तो मतलब प्लस हो गया और इस पर माइनस हो गया। अब इस तरह से देखें, ठीक, और अब इसके पास टेल आया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली आपका दूसरा भी स्ट्रक्चर बन जाएगा एग्जैक्टली। कुछ इस तरह से।
कि ये जो लोन पेयर है ये पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई लोन पेयर में। डबल बॉन्ड O एंड जो लास्ट होगा दैट विल बी अब ये लोन पेयर जो होगा यहाँ पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड अगेन ऑक्सीजन पर लोन पेयर के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये थी हमारी क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, नॉट एल्कोक्साइड। मैं एल्कोक्साइड गलती से लिखने जा रहा था, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये होगा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, एक होमवर्क के तौर पे आप लिख सकते हैं, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल बनाना है, एग्जैक्टली सेम तरह के बनेंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, आप इस फिनॉल को इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर है हमारा OH। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको होमवर्क के तौर पर रहेगा। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो ये थी हमारी रीजन व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप यही लिखेंगे कि जो बेंजीन है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। ठीक है, और जो फिनॉक्साइड जो इसका लोन पेयर है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ क्या होता है, रेजोनेंस करता है, ड्यू टू विच इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये वही है, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एंड फेवर द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल ऑल्दो देयर इज आल्सो चार्ज डिकोलाइजेशन इन फिनॉल। बेसिकली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉक्साइड आयन के, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें राइट साइड से बॉन्ड्स को लिया गया है, हमने लेफ्ट साइड से लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप such as nitro group enhance the acidic strength of phenol. This effect is more pronounced when such a group is present at ortho and para position. It is due to the effective delocalization of negative charge in phenoxide ion. On other hand, electron releasing groups such as alkyl group in general do not favor the formation of phenoxide ion, resulting in decrease in acidic strength. Cresols, for example, are less acidic than phenol. पता है कि आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या बोल दिया, क्या कोई बात नहीं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल में हम बेसिकली 3-4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक फिनॉल ग्रुप होगा, उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप G1 होगा एंड अनदर ग्रुप हम कोई लेंगे फिनॉल का, वहाँ पर हम G2 लेंगे और इन और भी 3-4 ग्रुप्स लेंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम इनका क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल की एसिडिटी तो हमने डिस्कस कर ही ली। आफ्टर दैट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेरिफिकेशन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसमें एल्कोहल्स या फिनॉल्स जो है रिएक्ट करते हैं किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड हैलाइड से, एसिड एनहाइड्राइड से, जिससे हम एस्टर फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। खैर इन सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट थैंक यू सो मच।